हम सब सपने देखते हैं, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जरूरत है अपने खर्च से पहले बचत करने की और इस बचत को सही जगह निवेश करने की, क्योंकि सही फाइनेंशियल प्लानिंग ही आपके पैसों को मल्टीप्लाई कर सकती है। तो आज योर मनी फाइनेंशियल प्लानिंग में हम आपको बताएंगे कि पोर्टफोलियो को समय समय पर बदलने की जरूरत क्यों होती है, मौजूदा समय में इक्विटी मिड कैप फंड में क्या करें और पोर्टफोलियो में गोल्ड को कितनी दे जगह। आज योर मनी में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एडलवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग के चीफ ऑफ फाइनेंशियल प्लानर शैलेश एड मुल्तानी। आपका स्वागत है शो पर। नमस्ते। चलिए शुरुआत करते हैं पहले दर्शक के साथ। पिंकी हमारे साथ पुणे से फोन लाइन पे जुड़ी हुई है। नमस्कार पिंकी, सवाल पूछिए। नमस्ते जी। मेरा सवाल ये है कि नेक्स्ट 15 इयर्स में माय गोल इज कि 1 CR एक कॉर्पस रेडी हो जाए एंड दैट इज फॉर माय डॉटर्स एजुकेशन। ठीक है। और 20 इयर्स में हमारे रिटायरमेंट के बाद अनदर 1 CR and I want to, as of now I can invest 15,000 अप्रोक्सीमेटली पर मंथ। तो अगर आप मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कैसे करनी है। पिंकी, इससे पहले हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करें, आप मुझे बताएंगे करंट निवेश क्या आपका कुछ चल रहा है? लास्ट मंथ तक DSP ब्लैक रॉक में था 5,000 पर मंथ, 2 साल तक के लिए था। बट अगर फंड अच्छा नहीं कर रही थी तो मैंने वो पैसे निकाल लिए और अभी मैंने 2 नाम सिलेक्ट किए हैं, शुरू नहीं किया है। IDFC की है डेट, उनकी डायनामिक बॉन्ड करके एक है और एक मैंने चूज किया था ICICI प्रूडेंशियल चिप करके है उनका। ठीक है। तो ये 2 फंड मैंने सोचा था 4,000 और बाकी का तो आई हैव नो आइडिया हाउ टू डू एंड वेयर टू डू। ठीक है। पिंकी, इन टर्म्स ऑफ एसेट्स आपके पास क्या क्या है? एक मेरा घर है जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है। और दूसरी हमने एक ले रखी है जो थोड़े लोन पर है और थोड़ा हमने उसको निकाल दिया है। तो यही 2, एक पे हम रह रहे हैं और एक हमने रेंट के लिए लिया है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लोन कितना जाता है आपका? लोन सब मिला के 16,000 पर मंथ हम भर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली 38 लाख है हमारा लोन अभी। आप वर्किंग है या आपके पति वर्किंग है? हस्बैंड मेरे वर्किंग है। सालाना आय कितनी है और आपकी हर महीने बचत कितनी हो जाती है? सालाना आय अराउंड 18 लाख है पर एनम एंड बचत अराउंड 25,000 पर मंथ से अगर आप पकड़िए 20-25,000 में कोशिश करती हूँ सेव कर लूँ तो इतनी सेविंग मेरी पर मंथ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। 15 साल में 1 करोड़ रुपए चाहिए इनको। शैलेश, जहां तक स्ट्रैटेजी की बात है, क्या लगता है आपको, क्या इन्हें इक्विटी फंड्स में निवेश से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए 15 साल एक काफी लंबा समय है और इक्विटी के लिए काफी मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा समय है। तो इनको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में ही निवेश करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर इसकी एक कैलकुलेशन करूं तो इनको कुल मिला के 20,000 रुपए का निवेश हर महीने करना होगा अगर इनको अपने 1 करोड़ के लक्ष्य की ओर अगर 15 साल में पहुंचना है। तो 15 नहीं लेकिन 20,000 रुपए आपको निवेश करने होंगे यहाँ पर पिंकी। लेकिन आपने कहा कि इनको डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में यहाँ पर निवेश करने की जरूरत है। जहां तक हम देख रहे हैं इक्विटी फंड्स की परफॉर्मेंस बाजार के उतार चढ़ाव पर काफी हद तक निर्धारित रहती है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि काफी फंड्स ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उसके बावजूद आप इन्हें रिकमेंड करेंगे कि इक्विटी का ही रास्ता अपनाएं? हाँ, अगर पिछले 5 सालों की अगर हम रिटर्न्स देखें फिर भी अभी थोड़े ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। 15% का एवरेज रिटर्न दिया है कुछ फंड्स ने, लेकिन काफी फंड्स ने निवेशकों को निराश किया है। बिल्कुल। लेकिन जिसमें से HDFC टॉप 200 तो सबसे टॉप पर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इनफैक्ट हमें तो कई सवाल भी ऐसे आ रहे हैं कि लोग परेशान हैं इस फंड से और हमने उनको कई बार यहाँ पे निकलने की भी सलाह दी है। तो अगर मैं आपसे फंड के नाम पूछूं तो कौन कौन से फंड्स होंगे यहाँ पर जिनमें पिंकी को निवेश करना चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ अगर आपने HDFC टॉप 200 की बात अभी छेड़ी है तो ये फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है काफी बेहतरीन रहा है
हो सकता है पिछले कुछ एक दो वर्ष में इन्होंने कुछ उनके जो सेक्टर सिलेक्शन हो या कुछ एक दो वर्ष से तो उनकी परफॉर्मेंस गिरना शुरू हुई थी, लेकिन 6 से 8 महीनों में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस उनकी खराब हो चुकी है ऑलरेडी। हाँ, तो मेरे हिसाब से इस फंड को अभी राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए। अगर किसी का SIP चल रहा है इसमें बने रहिए। एक काफी वेल एस्टैब्लिश्ड फंड है। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जो दूसरे फंड्स हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, जैसे फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है या क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, इन सारे फंड्स का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा रहा है। थोड़ा सा मिड कैप भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड है। तो ये भी कुल मिला के ये 5 या 6 फंड्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं तो मेरे हिसाब से एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। और जैसे कि आपने कहा कि अगर बाजार में उतार चढ़ाव तो ये तो चलता ही रहेगा, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप SIP के जरिए निवेश करते हैं, आप इस मार्केट में जो टाइमिंग के जो बहुत लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उसको भी आप साइड में रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड इनको बनाना चाहिए। और अगर 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा, इनको 1 करोड़ का एक टारगेट इनको रीच करना है, तो इनको 20,000 रुपए का निवेश हर महीने SIP के जरिए करना होगा। SIP के जरिए ही करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है फंड्स के नाम आपको बता दिए हैं, क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी और IDFC प्रीमियर इक्विटी, ये फंड्स के नाम यहाँ पे आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जो है अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना होगा, फंड की परफॉर्मेंस भी देखनी होगी ना यहाँ पर शैलेश जी। हाँ, ये खाली जरूरी नहीं है कि आपको 20, जैसे मैंने कहा कि 20,000 का निवेश आप हर महीने के लिए, आपको हर 6 महीने ही आपको एक अपने एडवाइजर के साथ बैठना होगा। आपको देखना होगा कि आपके फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं है कोई कुछ फंड में कुछ फंडामेंटल चेंजेस हो गए हो या उसका कुछ बिल्कुल बुनियादी तौर पे उस पर कुछ ऐसा है कि उसमें से आपको निकलना पड़ जाए। तो उसको एक आपको जो पोर्टफोलियो रिव्यू है हर 6 महीने हर साल आपको करना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि आप अगर SIP भी स्टार्ट करें तो 1 साल की SIP करिए और हर साल आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें और फंड के परफॉर्मेंस को आप रिव्यू करें और उसके बाद ही फिर अपने SIP को रिन्यू करें। रिटायरमेंट का जो इनका गोल है, इनको फिर 20 साल बाद इनको 2 करोड़ रुपए भी चाहिए, उसके लिए कोई और स्ट्रैटेजी या इसी में ये निवेश की राशि बढ़ा सकते हैं इन्हीं फंड्स में? देखिए, अगर 2 करोड़ इनको करना है और अगर 1 करोड़ के इनको 20,000 की निवेश करना है तो इनको मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 35-40,000 रुपीज का एक्स्ट्रा निवेश करना होगा। तो कुल मिला के 55,000 रुपए के निवेश इनको हर महीने करना होगा। अगर इनको ये जो इनका जो टारगेट अगर इनको अचीव करना है, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। इनको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। केवल इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो नहीं बनाए, इसमें चाहिए कि थोड़ा सा डेट भी रखें क्योंकि इक्विटी बहुत वॉलेटाइल होता है, हाई रिस्क होता है, तो थोड़ा डेट भी जरूरी है पोर्टफोलियो में। इसके अलावा 5 से 10% आप गोल्ड में, सोना में भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड ETFs में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश कर सकते हैं। गोल्ड तो परफॉर्म नहीं कर रहा है और आगे भी यहाँ पे काफी बेरिश टोन ही लग रही है सोने की, उसके बावजूद आपको लगता है कि निवेशकों को सोने में कुछ अमाउंट यहाँ पे एक्सपोजर ले लेना चाहिए? देखो, ऐसा है कि गोल्ड को जो है हमने आमतौर पर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा है, तो गोल्ड का जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से मैच करता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप गोल्ड में से आप इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हैं तो उसमें जब वेल्थ बनाने को मत देखिए। आपको चाहिए इक्विटी पर्याप्त है आपको, अगर आपको 12 या 15% का रिटर्न चाहिए तो इक्विटी पर्याप्त है। लेकिन गोल्ड में से आप 12 या 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट मत कीजिए। गोल्ड को आप लास्ट में आप उसको ऑफलोड कीजिए। जब भी आपको आपका गोल अगर आप रीच हो गए तो लास्ट में आप गोल्ड को बेचिए। इसको एक इंश्योरेंस के तौर पे लीजिए, ना कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इसलिए मैंने कहा कि आप निवेश जो कर रहे हैं आप 5 या 10% से ज्यादा न कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कितना बेहतर है, इस पर हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ एडवाइस फाइनेंशियल प्लानिंग के शैलेश N मुल्तानी। लेते हैं अगला सवाल, पुणे से राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार राकेश, सवाल पूछिए। हेलो कविता। हाँ जी। मैंने आपको ईमेल भेजा है मेरा सब पोर्टफोलियो। ठीक है।
आपके तो गोल्स क्या हैं राकेश जी? आपका पोर्टफोलियो तो हमारे पास है, लेकिन आपके टारगेट से आपके गोल्स जानना चाहेंगे। Yeah, after 15 years, I want a corpus of 50 lakhs for my daughter's education. ठीक है, And at the age of retirement, I want 2 crores. ठीक है। और बेटी की शादी? Sorry? बेटी की शादी? Yeah, then that is also one goal. ठीक है, वो भी एक गोल यहाँ पर ऐड हो गया है। तो उसके लिए कोई खास अमाउंट आपको लगता है कि आपको चाहिए होगा? 15 lakhs. 15 lakhs, and this will be after how many years? Yeah, कितने सालों के बाद? 20 years. ठीक है, चलिए जी, इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इनके इंश्योरेंस पे डालते हैं नजर। एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक प्योर टर्म प्लान ले लिया है, 1 करोड़ तक का कवर है। और इसके बाद जहां तक इनकी हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, मेरे ख्याल से सिर्फ एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस ही है इनके पास। तो आपको लगता है कि इनको अपने लिए अलग से भी एक इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंपनी चेंज करेंगे तो ये कवर वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। सही जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक तो ये इनका जो कवर है वो 3 लाख रुपए का है और इनका एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड है। आज की तारीख में अगर हम देखें, अगर फैमिली को प्रोटेक्शन चाहिए, अगर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो मेरे हिसाब से हर फैमिली मेंबर, स्पेशली जो जैसे हस्बैंड वाइफ है, उनको 5-5 लाख का कवर तो होना ही चाहिए। और अगर बच्चे भी हैं तो 5 लाख का कवर होना चाहिए। और फैमिली फ्लोटर कवर भी ये ले सकते हैं। तो अगर जैसे इन्होंने कहा कि इनके लिए, इनकी वाइफ के लिए और इनकी बेटी के लिए अगर 15 लाख का कवर है तो पर्याप्त है। क्योंकि अगर कोई बड़ी डिजीज होती है, गॉड फॉरबिड, तो इनको एक अच्छे अस्पताल में अगर इनकी ट्रीटमेंट होती है तो काफी खर्चा हो सकता है। इसके अलावा आजकल क्रिटिकल इलनेस की भी बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मेरे हिसाब से क्रिटिकल इलनेस कवर भी बहुत जरूरी है आजकल। तो एक तो इनको ये मेडिकल इंश्योरेंस कवर इनको बढ़ाना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए फैमिली फ्लोटर कवर लेना चाहिए। अपने लिए अलग से फैमिली फ्लोटर कवर ले लेंगे। हाँ, और जैसे आपने कहा कि इनका एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड, अगर ये जॉब छोड़ते हैं, अगर दूसरे एम्प्लॉयर अगर इनका कवर नहीं देता तो है, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको। हाँ, और अगर इनको ऐसा है कि अगर इनको कुछ डिजीज हो जाती है जिसके चलते, जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अगर ये कुछ रेगुलर मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए इनको फिर हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर इनको अगर अभी ये हेल्दी और फिट है, इनको अभी से ही एक एक्स्ट्रा कवर ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा इनका मेडिकल इंश्योरेंस। आपने बताया कि इनका टर्म प्लान इन्होंने ले रखा है 1 करोड़ का, तो ये भी काफी मेरे हिसाब से अच्छा कवर है, काफी सस्ता होता है। तो टर्म प्लान ही हम रिकमेंड करते हैं अपने निवेशकों को। इसके अलावा इनको ये भी देखना चाहिए कि इनके लाइफस्टाइल के हिसाब से इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इनके जो अगर इनके पास कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, होम लोन वगैरह चल रहा है, इनके पास एक होम लोन है, हाँ, तो उसका भी एक कवर होना जरूरी है। तो 1 करोड़ की मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं होगा। तो इनको एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के इनको एक पूरा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए कि देखने के लिए अगर 1 करोड़ की अगर इनको जो कवर है वो पर्याप्त है कि नहीं है। ये एक रहा इनका इंश्योरेंस का। ठीक है, अब इनके म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं। जिस तरह के इनके टारगेट हैं कि इनको 50 लाख रुपए चाहिए 15 साल के बाद, और दूसरा अब इन्हें अपनी बेटी की शादी के लिए भी 15 लाख रुपए चाहिए लगभग 20 साल के बाद, और रिटायरमेंट के लिए भी इन्होंने यहाँ पर अपने लिए रखा हुआ है अमाउंट जो है 2 करोड़ का। सिर्फ 9,000 रुपए का करंट निवेश है इनका। तो लगता है आपको कि जो गोल्स इनके हैं उससे अगर कंपेयर किया जाए तो इनका निवेश ठीक है? देखिए, अगर इन्होंने कहा कि इनको 50 लाख रुपए की एक रकम जुटानी है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, और इनको अपने रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ की रकम जुटानी है 30 वर्ष के बाद, तो कुल मिला के जब मैंने कैलकुलेशन किया तो 16,000 रुपए का निवेश इनको हर महीने करना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी समझता हूँ कि 30 साल के बाद 2 करोड़ का जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो शायद बहुत कम हो जाए। अगर आज की तारीख में 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, लेकिन 30 साल के बाद अगर हम 7 या 8% का इन्फ्लेशन भी लेके चले तो ये जो इनका जो कॉर्पस है वो शायद छोटा पड़ जाए। मैंने इनके खर्चों की हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो एवरेज अगर हम हाउस होल्ड के देख के चले तो 4 या 5 करोड़ का एवरेज एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनता है। तो इनको चाहिए कि एक फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठें और उनके साथ एक पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें, तो उनको पता चल जाएगा कि कितना उनको हर गोल के लिए निवेश करना है, क्या इनके इंश्योरेंस एडिक्वेट है कि नहीं है। तो पूरा उनको एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए। फिलहाल आपको लगता है जो फंड का सिलेक्शन है वो ठीक है इनके पोर्टफोलियो में?
इनके जो फंड है थोड़ा SBI की तरफ ज्यादा झुका जी, हुआ है, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि SBI का ये जो पोर्टफोलियो है थोड़ा इनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है। SBI मैग्नम टैक्स गेन से इनको निकल जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ HDFC टैक्स सेवर जो है या बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड है, ये भी दोनों काफी अच्छे फंड्स हैं, इसमें भी इनको बना रहना चाहिए। इसके अलावा मैंने बताया कि जैसे क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है, ये काफी वेल एस्टैब्लिश्ड फंड्स हैं, इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इनमें भी ये निवेश कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। दो फंड जिनमें से आपने निकलने की सलाह दी है वो है SBI मैग्नम टैक्स गेन डायरेक्ट प्लान और SBI मैग्नम ग्लोबल डायरेक्ट प्लान। क्या परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही आप इनको निकलने की सलाह दे रहे हैं या कोई और वजह है? नहीं, देखिए ऐसा है कि परफॉर्मेंस अगर मैं देखूं तो SBI टैक्स गेन का भी इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है। उसके अगर इनको ELSS कैटेगरी में निवेश ही करना है तो फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो अगर मेरे पास अगर चॉइस है तो मैं इससे बेटर अवेलेबल फंड्स हैं, तो मैं यही निवेशकों को कहूंगा कि आपके पास इससे बेहतर अवेलेबल है तो आप इसमें से निकल जाइए और उसमें निवेश कीजिए। तो इसलिए मेरी राय है कि इनको इन फंड से निकल जाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा विकल्प अवेलेबल है इनको, ऐसा नहीं है कि यही फंड्स हैं। तो जैसे मैंने नाम बताया अभी बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी या ऐसे काफी फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इनको इन फंड से निकल के एक और बेटर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी 16,000 का निवेश अगर ये करते हैं तो अपने गोल के काफी करीब तो ये पहुंच ही जाएंगे और बाकी इनको अपनी निवेश की राशि बढ़ानी पड़ेगी जैसे जैसे इनकी आय में बढ़त होगी। तो यहाँ पर आपको जो है अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा सा शफल करना होगा। आपको क्वांटम लॉन्ग टर्म इक्विटी और फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप जैसे फंड यहाँ पे अपने फंड में अपने पोर्टफोलियो में डालने होंगे और साथ ही आपको अपने टर्म प्लान का जो आपका जो कवर है, टर्म कवर है, वो शायद यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत है। तो योर मनी से आपको यही सलाह मिल रही है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सोने की कीमतें लगातार गिर रही हैं। ऐसे में पोर्टफोलियो में कितना रखे गोल्ड, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। योर मनी फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ एडवाइस के शैलेश मुल्तानी। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हमारे साथ JB बंसल फोन लाइन पर है, लेकिन उससे बात करने से पहले चलते हैं हमारे खास इवेंट मास्टर प्लानर पर। Myself, I know the challenges, I know the difficulties, I know the passion you have to have, I know the 24/7 you have to have. But I must tell you, I met all these semi-finalists 2 weeks ago, and I interacted with them for about an hour. What touched me was that not only are they interested in succeeding in business, which they must, but each and every one of them had a social inclusive agenda, which was very rare when I was young, and therefore I applaud them for thinking beyond just themselves. And I said to them, you know, listening to all of you, I feel very proud that India has a great future in young people like you, because you are now embarking on a business which is not only going to be a business in that true sense, of course it will, and it is not a social entrepreneur we are talking about, we're talking about an entrepreneur which has got a different mindset. And as you will see today, the 5 finalists, and I said to all the semi-finalists, all of you are winners. And I can tell the jury, you'll all have difficulty in deciding who the real masterpreneur is, because they each one have a lovely story to share, and I think it's going to be very difficult to judge. But the fact is that Sona Group is committed to continuously support this program. We have a 5-year contract with CNBC that we will continue to support this. It is not a show where we're giving away cash awards. It's a show where we're recognizing people, where we want to expose them to the VCs of the world, where we want to expose them to mentorship that they can receive from us. I have offered to all the semi-finalists that I would mentor them anytime they want, because I think it's these young people who need this initial help of mentorship which can really take them miles ahead.
And therefore, I want to thank again Sanjay and CNBC for having put this program together. And I thank all of you ladies and gentlemen for being here tonight. I thank the jury for taking time to be with us. And let's now decide who the masterpreneur is going to be. Thank you very much. थैंक यू सर। मास्टरप्रेन्योर के ताज को जीतने के लिए हमारे सारे कंटेस्टेंट्स, हमारे सारे एंटरप्रेन्योर्स ने काफी मेहनत की है, लेकिन इन्हें आज सामना करना है और भी मुश्किल चुनौती का, क्योंकि आखिरी पड़ाव में मास्टरप्रेन्योर के दावेदारों का इम्तिहान लेने जा रही है हमारी ग्रैंड जूरी। इस जूरी में शामिल हैं सोना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र कपूर, HCL टेक्नोलॉजीज के वाइस चेयरमैन और संपर्क फाउंडेशन के फाउंडर विनीत नैयर, वेंचर कैपिटल फर्म हीलियन एडवाइजर्स के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव अग्रवाल, मुंबई एंजल्स के फाउंडर साशा मीरचंदानी, दैनिक भास्कर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भरत अग्रवाल, CNBC आवाज के संपादक संजय पुगलिया और हमारी जूरी के चेयरमैन हैं हीरो मोटर कॉर्प के जॉइंट MD सुनील कांत मुंजाल। वैसे मिस्टर मुंजाल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए काफी अग्रसर है, काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं। मिस्टर मुंजाल, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन स्टेज एंड say a few words about the ever-changing ecosystem that our entrepreneurs have to deal with on a day-to-day basis. तो मास्टरप्रेन्योर है CNBC आवाज की खास मुहिम, जहां पर हम ढूंढ रहे हैं इंडिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस टैलेंट। तो ये आयोजन दिल्ली में चल रहा है, जिसकी लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल योर मनी में आज के लिए इतना ही। शैलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालकर शो पर आने के लिए। धन्यवाद। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।